अध्याय 3 नाइट बस। हैरी काफी दूर पैदल चला और फिर थक कर मैग्नोलिया क्रेसेंट की एक नीचे दीवार पर बैठ गया। भारी संदूक को खींचना बड़ा ही मुश्किल काम था, जिसकी वजह से वह हांफने लगा था। वह कुछ देर तक एकदम स्थिर बैठा रहा और तूफानी अंदाज में धड़कते दिल की आवाज सुनता रहा। गुस्से का सैलाब अब भी उसके मन में उमड़ रहा था, लेकिन अंधेरी सड़क पर 10 मिनट तक अकेले बैठने के बाद उसके मन में एक बिल्कुल ही नया भाव हावी हो गया, और वो था दहशत। उसने जिस दिशा में सोचा यही पाया कि उसकी इससे बुरी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। वह मगलुओं की दुनिया में रात को बिल्कुल अकेला सड़कों पर भटक रहा था और उसके पास जाने की कोई जगह भी नहीं थी। इससे भी खराब बात यह थी कि उसने अभी अभी गंभीर जादू किया था, जिसका मतलब था कि उसे निश्चित रूप से हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। उसने नाबालिग जादूगरी के नियमों को बुरी तरह तोड़ा था। उसे हैरानी हो रही थी कि उसके वहां बैठने के दौरान ही जादू मंत्रालय के प्रतिनिधि उस पर क्यों नहीं मंडरा रहे थे। हैरी को कपकपी छूट गई और उसने कभी मैग्नोलिया क्रेसेंट के ऊपर के आसमान को तो कभी सड़क को देखा। उसके साथ क्या होने वाला था? क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा या उसे सिर्फ जादूगरों की दुनिया से निकाल दिया जाएगा? उसने रॉन और हरमाइनी के बारे में सोचा, जिससे वह और भी निराश हो गया। हैरी को विश्वास था कि चाहे वो अपराधी हो या न हो, रॉन और हरमाइनी उसकी मदद जरूर करेंगे। समस्या यह थी कि वे दोनों ही विदेश में थे और हेडविग के जाने के बाद वह उनसे संपर्क नहीं कर सकता था। उसके पास मगलुओं के पैसे भी नहीं थे। उसके संदूक में एकदम नीचे रखे पर्स में जादूगरों के कुछ सिक्के रखे थे, लेकिन उसकी बाकी की संपत्ति जो हैरी के माता पिता उसके लिए छोड़ गए थे, लंदन में जादूगरों के बैंक ग्रीनगॉट की तिजोरी में थी। उसने सोचा वो अपने संदूक को खींचते हुए लंदन तक तो नहीं ले जा सकता, जब तक कि उसने अपनी छड़ी को देखा, जिससे वह अब भी अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए था। अगर उसे स्कूल से निकाल ही दिया जाएगा, यह सोचकर उसके दिल में दर्द भरी टीस उठी, तो थोड़ा और जादू करने से क्या बुराई है। उसके पास अदृश्य चोगा था जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। अगर वो अपने संदूक पर जादू करके उसे बहुत हल्का बना ले, उसे अपनी झाड़ू से बांध ले, चोगा पहन ले और लंदन तक उड़कर जाए, वहां पहुंचकर वो अपनी तिजोरी में से अपना बाकी धन निकाल सकता है और अपनी निर्वासित जिंदगी शुरू कर सकता है। यह विचार भयानक था, लेकिन वह इस दीवार पर ज्यादा समय नहीं बैठ सकता था, वरना मगलू पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि वो इतनी रात को जादू की पुस्तकों और जादुई झाड़ू के साथ संदूक लिए क्यों बैठा है। हैरी ने दोबारा संदूक खोला और उसके सामान को एक तरफ धकेलते हुए अदृश्य चोगा खोजने लगा, लेकिन उसके मिलने से पहले ही वह अचानक चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। उसको गर्दन के पिछले हिस्से में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? सड़क तो पूरी तरह सुनसान नजर आ रही थी और आसपास के किसी भी घर में से रोशनी भी नहीं आ रही थी। वो एक बार फिर अपने संदूक पर झुका, लेकिन लगभग तत्काल दोबारा खड़ा हो गया। उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसे आवाज तो नहीं आई, परंतु उसे महसूस किया कि कोई व्यक्ति या वस्तु उसके पीछे की फेंस और गैरेज के बीच की संकरी जगह में खड़ी है। हैरी ने आंखें गड़ाकर अंधेरी गली की तरफ देखा। वह चाहे जो हो, उसके हिलने पर ही हैरी को यह पता चल सकता था कि कोई आवारा बिल्ली थी या कोई और। प्रकाशित भव, हैरी बुदबुदाया। तत्काल उसकी छड़ी के सिर पर रोशनी हो गई, जिससे उसकी आंखें लगभग चौंधिया गई। उसने छड़ी अपने सिर के ऊपर की, जिससे मकान नंबर 2 की पत्थरों के निशान वाली दीवार चमकने लगी। गैरेज का दरवाजा भी दिखने लगा। रोशनी में हैरी को वहां किसी जानवर की विशाल आकृति नजर आई, जिसकी आंखें चौड़ी थी और चमक रही थीं। हैरी उछलकर पीछे हटा, लेकिन इस कोशिश में उसके पैर संदूक से टकरा गए और वह लड़खड़ा गया। जब उसने गिरते समय अपना मुंह बचाने के लिए हाथ टेकने की कोशिश की, तो उसकी छड़ी हाथ से छूटकर गिर गई। इसके बाद वह भी जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक कान फोड़ू धमाका हुआ। अचानक हैरी की आंखें रोशनी से चौंधिया गई, जिससे बचने के लिए उसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। चीखते हुए उसने सड़क के किनारे की तरफ पलटी खाई। बिल्कुल सही समय पर पल भर बाद ही बड़े बड़े पहिए और हेडलाइट ठीक उसी जगह पर ब्रेक लगाते हुए रुके जहां हैरी गिरा हुआ था। सिर उठाने पर हैरी ने देखा कि वे पहिए और हेडलाइट्स एक 3 मंजिला बैगनी बस के थे, जो हवा में से प्रकट हुई थी। विंड स्क्रीन के ऊपर सुनहरे शब्दों में लिखा था, नाइट बस। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि शायद गिरने की वजह से उसका दिमाग चकरा गया है। तभी बैंगनी यूनिफॉर्म वाला एक कंडक्टर बस में से कूदा और अंधेरे में तेजी से बोलने लगा, नाइट बस में आपका स्वागत है। यह बस मुसीबत में फंसे जादूगरों और जादूगरनियों के लिए आपातकालीन यातायात का साधन है। अपना छड़ी वाला हाथ उठाएं, ऊपर चढ़ें और हम आपको आपकी मनचाही जगह पहुंचा देंगे। मेरा नाम स्टेंशन पाइक है और आज की शाम मैं आपका कंडक्टर हूँ। कंडक्टर बोलते बोलते अचानक रुक गया, क्योंकि उसे हैरी उसी समय दिखा था, जो अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। हैरी ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। करीब आने पर उसने देखा कि स्टेंशन पाइक उम्र में उससे कुछ ही साल बड़ा था। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 18 या 19 साल होगी। उसके लंबे कान जैसे लटक रहे थे और उसके चेहरे पर ढेर सारे मुहासे थे। स्टैन ने अपने व्यावसायिक अंदाज को छोड़ते हुए पूछा, नीचे क्यों बैठा हुआ है? हैरी बोला, गिर गया था। स्टैन ने हंसते हुए पूछा, खड़े खड़े क्यों गिर गया था? मैं जानबूझकर नहीं गिरा था, हैरी ने चिढ़कर कहा।
उसकी जीन्स घुटने पर से फट गई थी। इसके अलावा उसने गिरते समय बचने के लिए जिस हाथ का सहारा लिया था उसमें से भी खून निकल रहा था। उसे अचानक याद आया कि वो गिरा क्यों था। वह गैरेज तथा फेंस के बीच की खाली जगह को देखने के लिए तेजी से पलटा। नाइट बस की हेडलाइट के कारण वहां पर काफी रोशनी थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। स्टैन ने पूछा, वहां क्या देख रहा है? वहां पर एक बड़ी काली सी चीज थी। हैरी ने खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी कुत्ते जैसी, लेकिन बहुत बड़ी। उसने स्टैन की तरफ मुड़कर देखा, जिसका मुंह थोड़ा खुला था। परेशानी से हैरी ने देखा कि स्टैन की निगाहें अब उसके माथे के निशान पर पहुंच गई थी। स्टैन ने अचानक पूछा, तुम्हारे माथे पर क्या है? कुछ नहीं, हैरी ने तत्काल अपनी लट से निशान छिपाते हुए कहा। अगर जादू मंत्रालय के लोग उसकी तलाश कर रहे हैं तो वो उनके काम को आसान नहीं बनाना चाहता था। स्टैन ने आगे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नेविल लॉन्ग बॉटम। हैरी ने वो पहला नाम बोल दिया जो उसके दिमाग में आया था। फिर उसने स्टैन का ध्यान भटकाने के लिए पूछा, तो ये बस कहीं भी ले जा सकती है? हाँ, स्टैन ने गर्व से कहा, जहां भी तुम चाहो, शर्त यह है कि वो जगह जमीन पर होनी चाहिए। ये बस पानी के अंदर नहीं जा सकती। फिर उसने शक भरी निगाह से देखते हुए कहा, तुमने हमें इशारा किया था, है ना? अपनी छड़ी वाला हाथ आगे किया था, है ना? हाँ, हैरी ने तत्काल कहा। सुनिए, यहाँ से लंदन का किराया कितना है? स्टैन बोला, 11 सिकल, लेकिन 13 सिकल में तुम्हें गर्म चॉकलेट भी मिलेगी, जबकि 15 सिकल में गर्म पानी की बोतल तथा अपने पसंदीदा रंग का टूथब्रश। हैरी ने एक बार फिर अपना संदूक खोला और उसमें से अपना पर्स निकालकर स्टैन को चांदी के कुछ सिक्के दे दिए। फिर उसने और स्टैन ने उसका संदूक उठाया जिस पर हेडविग का पिंजरा रखा था। दोनों ने मिलकर संदूक को बस की सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा दिया। बस में एक भी सीट नहीं थी। इसके बजाय वहां पर पीतल के आधा दर्जन पलंग लगे थे, जो पर्दे वाली खिड़कियों के पास लगे थे। हर पलंग के पास मोमबत्ती जल रही थी, जिससे लकड़ी की पैनल वाली दीवारों पर रोशनी हो रही थी। बस के पिछले हिस्से में नाइट कैप पहनकर लेटा एक नाटा जादूगर बुदबुदाया, अभी नहीं धन्यवाद, मैं घोंघा का अचार डाल रहा हूँ। और फिर नींद में ही उसने करवट बदल ली। स्टैन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी यह जगह है। उसने हैरी के संदूक को ड्राइवर के ठीक पीछे वाले बिस्तर के नीचे घुसा दिया। ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील के सामने कुर्सी पर बैठा था। फिर स्टैन बोला, यह हमारा ड्राइवर है, अर्नी प्रैंक, और अर्न ये है नेविल लॉन्ग बॉटम। अर्नी प्रैंक की उम्र कुछ ज्यादा थी। वो बहुत मोटा चश्मा पहने था और उसने हैरी को देखकर सिर हिलाया, जिसने परेशान होकर एक बार फिर अपनी लट नीचे कर ली और बिस्तर पर बैठ गया। अर्नी के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए स्टैन ने कहा, अब हवा की रफ्तार से गाड़ी भगाओ अर्न। एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल हैरी बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि नाइट बस की तेज गति के कारण वो पीछे फेंका गया था। धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हुए हैरी ने खिड़की के बाहर अंधेरे में देखा। वे अब एक दूसरी सड़क पर पहुंच गए थे। स्टैन हैरी के स्तब्ध चेहरे को बड़े मजे से देख रहा था। वह बोला, जब तुमने हमें इशारा किया था तो हम यहाँ थे। हम कहाँ हैं अर्न? वेल्स में कहीं पर। अर्नी ने कहा। मगलू को इस बस की आवाज सुनाई नहीं देती है, हैरी ने कहा। मगलू? स्टैन ने थोड़ी हिकारत से कहा, सही तरीके से सुनते ही नहीं है ना? यहाँ तक कि सही तरह से देखते भी नहीं है। उन्हें कभी किसी चीज का पता ही नहीं चलता है, कभी नहीं। अर्न बोला, स्टैन जाकर मैडम मार्श को जगा दो, हम 1 मिनट में एबरगेवनी पहुंच जाएंगे। स्टैन हैरी के बिस्तर के पास से गया और लकड़ी की एक संकरी सीढ़ी पर चढ़कर गायब हो गया। हैरी अब भी खिड़की के बाहर देख रहा था और उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे अर्नी गाड़ी चलाने में ज्यादा कुशल नहीं था। नाइट बस बार बार फुटपाथ पर चढ़ जाती थी, लेकिन वो किसी चीज से टकराती नहीं थी। इसके पास आते ही लैंप पोस्ट, लेटर बॉक्स और कूड़ेदान कूद कर उसके रास्ते से हट जाते थे और उसके गुजरते ही वापस अपनी जगह पर आ जाते थे। स्टैन एक बार फिर नीचे आ गया। उसके पीछे एक जादूगरनी आई जिसने यात्रा करने वाला हरा चोगा पहन रखा था। ये आ गई आपके उतरने की जगह मैडम मार्श, स्टैन ने खुशी खुशी कहा। तभी अर्न ने ब्रेक लगाया और पलंग बस में 1 फुट आगे की तरफ आ गई। मैडम मार्श ने अपने मुंह पर एक रुमाल कसकर लगा रखा था और वे तत्काल सीढ़ियों पर से उतर गईं। स्टैन ने उनके उतरने के बाद पीछे से उनका बैग फेंका और दरवाजा लगा दिया। फिर एक और जोरदार धमाका हुआ। अब वे देहाती इलाके में एक संकरी गली में तूफानी रफ्तार से चल रहे थे और आसपास के पेड़ उनके रास्ते से दूर हट रहे थे। अगर बस इतनी जोरदार आवाजें नहीं कर रही होती और एक बार में 100 मील नहीं कूद रही होती, तब भी हैरी नहीं सो पाता। उसके पेट में हलचल होने लगी जब वो पीछे गिरा और यह सोचने लगा कि उसके साथ जाने क्या होगा। उसने यह भी सोचा कि क्या डसली दंपत्ति अब तक मार्ज आंटी को छत पर से नीचे उतार पाए होंगे। स्टैन ने दैनिक जादूगर अखबार निकाला और दांतों में जीभ दबाकर उसे पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर हैरी ने लंबे बालों वाले एक निराश आदमी की बड़ी तस्वीर देखी। हैरी को वह तस्वीर जानी पहचानी लगी। यह आदमी, हैरी ने कहा, और वह एक पल के लिए अपनी मुश्किलों को भूल गया। यह तो मगलुओं की न्यूज में भी दिखा था। स्टैन ने अखबार पलटकर पहले पन्ने को देखा और मुस्कुराया। सीरियस ब्लैक, वह सिर हिलाते हुए बोला। जाहिर है वो मगलुओं को न्यूज में भी दिखा होगा। नेविल, तुम किस दुनिया में थे? हैरी के चेहरे पर सपाट भाव देखकर वह उसके अज्ञानता पर हंसा और पहला पन्ना अलग करके हैरी को थमा दिया। नेविल, अखबार पढ़ा करो।
हैरी मोमबत्ती की रोशनी में अखबार पढ़ने लगा। ब्लैक अब तक फरार है। जादू मंत्रालय ने आज ये पुष्टि की है कि सीरियस ब्लैक, जो शायद अज़्काबान की जेल का सबसे खतरनाक कैदी है, अब तक फरार है। जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज ने आज सुबह कहा, हम ब्लैक को दोबारा पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हम जादूगर समुदाय से शांत रहने का आग्रह करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जादूगर संघ के कुछ सदस्यों ने फज की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें बंगलू प्रधानमंत्री को इस संकट की जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए फज ने चिढ़कर कहा, जानकारी देना जरूरी था। क्या आपको यह बात पता नहीं है कि ब्लैक पागल है? वो अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति के लिए खतरा है, चाहे वो जादूगर हो या मगलू। मुझे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे ब्लैक की पहचान के बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहेंगे। और मुद्दे की बात तो यह है, अगर वे कह भी दें तो भी उनकी बात पर विश्वास कौन करेगा? हालांकि मगलुओं को यह बताया गया है कि ब्लैक के पास एक रिवॉल्वर है। ये एक तरह की धातु की छड़ी जिसका इस्तेमाल मगलू एक दूसरे को मारने के लिए करते हैं। लेकिन जादुई समुदाय में यह दहशत फैली है कि कहीं ब्लैक 12 साल पहले जैसा कोई हत्याकांड न कर दे, जब उसने एक ही शाप से 13 लोगों की हत्या कर दी थी। हैरी ने सीरियस ब्लैक की धसी हुई आंखों को देखा, जो उसके पिचके चेहरे का इकलौता जीवित हिस्सा लग रही थी। हैरी कभी किसी खून पीने वाले पिशाच से नहीं मिला था, लेकिन उसने गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में उनकी तस्वीरें देखी थी। सफेद चेहरे वाला ब्लैक भी उन्हीं जैसा दिख रहा था। बहुत बड़ा खूनी है ना? स्टैन ने कहा, जो हैरी को पढ़ते हुए देख रहा था। उसने 13 लोगों को एक ही शाप से मार डाला था? हैरी ने स्टैन को अखबार वापस देते हुए पूछा। हाँ, स्टैन बोला, उस घटना के बहुत से चश्मदीद गवाह थे। वह हादसा भरी दोपहर में हुआ था। बहुत बड़ा हत्याकांड था, है ना अर्न? अर्न ने उदासी से कहा। स्टैन अपनी कुर्सी पर घूमा और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए ताकि वह हैरी को ज्यादा अच्छी तरह से देख सके। फिर वह बोला, ब्लैक तुम जानते हो कौन का बहुत बड़ा समर्थक था? क्या, वोल्डेमॉर्ट का? हैरी ने बिना समझे कह दिया। स्टैन के मुंह हाथ से तक सफेद हो गए। अर्नी ने स्टीयरिंग व्हील इतनी जोर से घुमा दिया कि बस के रास्ते से हटने के लिए पूरे के पूरे फार्म हाउस को उछलकर पीछे हटना पड़ा। स्टैन चीखा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुमने उसका नाम क्यों लिया? माफ करना, हैरी ने जल्दी से कहा। माफ करना, मैं भूल गया था। भूल गया था? स्टैन ने मरी हुई आवाज में कहा। मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। तो ब्लैक तुम जानते हो कौन का समर्थक था? हैरी ने क्षमा मांगने के अंदाज में कहा। हाँ, स्टैन अपना सीना मलते हुए बोला। हाँ, यह ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वो तुम जानते हो कौन के बहुत करीब था। बहरहाल, जब नन्हे हैरी पॉटर ने तुम जानते हो कौन का बुरा हाल कर दिया। हैरी ने अपनी लट को नीचे करके एक बार फिर अपने निशान को छिपाया। तो तुम जानते हो कौन के सभी समर्थकों की शामत आ गई, है ना अर्न? उनमें से ज्यादातर ये समझ गए कि तुम जानते हो कौन के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है और वे चुपचाप सही राह पर आ गए। लेकिन सीरियस ब्लैक ने ऐसा नहीं किया। लोगों के अनुसार वह यह सोच रहा था कि जब तुम जानते हो कौन दोबारा शक्तिशाली बनेगा तो वह दूसरे स्थान पर रहेगा। बहरहाल, उन्होंने ब्लैक को मगलुओं से भरी सड़क पर घेर लिया। ब्लैक ने तत्काल अपनी छड़ी बाहर निकाली और पूरी सड़क को उड़ा डाला। इस विस्फोट में उसके रास्ते में आने वाला एक जादूगर और 12 मगलू मारे गए। भयानक था, है ना? और तुम जानते हो इसके बाद ब्लैक ने क्या किया? स्टैन ने नाटकीय ढंग से फुसफुसाते हुए कहा। क्या? हैरी ने कहा। वह हंसने लगा, स्टैन बोला। वो वहीं खड़े खड़े हंसता रहा। जब जादू मंत्रालय का सुरक्षा दस्ता वहां पहुंचा तो वो चुपचाप उनके साथ चल दिया। उस समय भी वह हंसता जा रहा था क्योंकि वह पागल है ना अर्न? क्या वो पागल नहीं है? अज़्काबान जाते वक्त अगर वो पागल नहीं भी रहा होता तो अब वो जरूर हो गया होगा। अर्न ने अपनी धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे वहां कदम रखना पड़े तो उससे पहले मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसे सही सजा मिली जो उसने किया था उसके बाद। स्टैन बोला, जादू मंत्रालय को इस घटना पर पर्दा डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, है ना अर्न? पूरी सड़क उड़ गई थी और कई मगलू मर गए थे। उन्होंने क्या बहाना बनाया था अर्न? बम विस्फोट, अन्नी ने कहा। और अब ब्लैक बाहर आ चुका है, स्टैन ने अखबार में ब्लैक के दुबले चेहरे को देखते हुए कहा। वह अज़्काबान से भागने वाला पहला कैदी है ना अर्न? समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा कैसे किया। डरावना है ना? वैसे मुझे लगता है कि वह अज़्काबान के पहरेदार से बच नहीं पाएगा, है ना अर्न? अर्न अचानक कांपा। किसी और चीज के बारे में बातें करो स्टैन। अज़्काबान के पहरेदारों से मुझे बहुत दहशत होती है। स्टैन ने अनिच्छा से अखबार को दूर कर दिया और हैरी पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस करते हुए नाइट बस की खिड़की से टिक गया। वो कल्पना करने लगा कि कुछ दिन बाद स्टैन अपने यात्रियों से क्या कहेगा। तुमने हैरी पॉटर के बारे में सुना? उसने अपनी आंटी को फुला दिया था। वो उस रात को नाइट बस में ही था, है ना अर्न? वो भागने की कोशिश कर रहा था।
सीरियस ब्लैक की तरह ही हैरी ने भी जादूगरों का कानून तोड़ा था। क्या मार्ज आंटी को फुलाना इतना बड़ा अपराध है कि उसे अज़्काबान भेज दिया जाएगा? हैरी जादूगरों की जेल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने जितने भी लोगों से इसका नाम सुना था वे सभी इससे थर्राते थे। हॉगवर्ट्स के गेमकीपर हैग्रिड ने पिछले ही साल वहां पर 2 महीने की सजा काटी थी। जब हैग्रिड को यह बताया गया था कि उसे अज़्काबान ले जाया जा रहा है तो उसके चेहरे पर जो दहशत का भाव था उसे हैरी आसानी से नहीं भूल पाएगा। और हैग्रिड बहुत बहादुर था। नाइट बस अंधेरे में चलती रही। उसकी वजह से झाड़ियां, टेलीफोन बूथ और पेड़ इधर उधर उछलते रहे। बहरहाल हैरी चुपचाप, स्थिर और दुखी मन अपने पलंग पर लेटा रहा। कुछ समय बाद स्टैन को याद आया कि हैरी ने गर्म चॉकलेट के पैसे दिए थे, इसलिए उसने उसे गर्म चॉकलेट देने की कोशिश की। लेकिन तभी बस अचानक एंगल्सी से एबरडीन पर कूदी, जिस वजह से स्टैन के हाथ से पूरी की पूरी चॉकलेट हैरी के तकिए पर फैल गई। ड्रेसिंग गाउन और स्लीपर्स पहने जादूगर और जादूगरनियां एक एक करके ऊपरी मंजिल से नीचे आए और बस से उतरते गए। उतरते समय वे बहुत खुश लग रहे थे। अंत में बस में हैरी के अलावा और कोई यात्री नहीं बचा था। स्टैन ने ताली बजाते हुए कहा, अब बताओ नेविल, लंदन में कहाँ जाना है? हैरी ने कहा, छूमंतर गली। ठीक है, स्टैन बोला, कस कर पकड़ लो। धमाका। वे चेरिंग क्रॉस रोड पर तेजी से बढ़ रहे थे। हैरी उठकर बैठ गया। उसने देखा कि इमारतें और बेंचें नाइट बस के रास्ते से दूर हटने के लिए सिकुड़ रही थीं। आसमान में हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। वह कुछ घंटे तक छिपा रहेगा, फिर ग्रीन कॉर्ड बैंक के खुलते ही वहां जाकर पैसे निकालेगा और फिर वो चल पड़ेगा न जाने कहाँ। अर्न ने कसकर ब्रेक लगाए। नाइट बस एक छोटे और गंदे से बियर बार रिश्ती कढ़ाई के सामने फिसलती हुई रुक गई, जिसके पीछे छूमंतर गली का जादुई प्रवेश द्वार था। धन्यवाद, हैरी ने अर्न से कहा। वह सीढ़ियों से नीचे कूदा, फिर संदूक तथा हेडविग के पिंजरे को उतारकर फुटपाथ पर रखने में उसने स्टैन की मदद की। ठीक है, हैरी ने कहा, अलविदा। लेकिन स्टैन का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वह बस के दरवाजे पर खड़ा होकर रिश्ती कढ़ाई के प्रवेश द्वार की तरफ देख रहा था। तो तुम आ गए हैरी, एक आवाज आई। इससे पहले कि हैरी पलट पाए, किसी ने उसके कंधे पर एक हाथ रख दिया। उसी समय स्टैन चिल्लाया, ओहो अर्न, यहाँ आओ, जल्दी आओ। हैरी ने देखा कि उसके कंधे पर किसका हाथ था। नजरें उठाते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट में बाल्टी भर बर्फ भर गई हो। वह सीधे जादू मंत्री कॉर्नेलियस फस से टकरा गया था। स्टैन फुटपाथ पर कूदकर उसके पास आ गया। उसने रोमांचित होकर पूछा, मंत्री जी, आपने नेविल को किस नाम से पुकारा? लंबे धारीदार चोगे में फज थके थके दिख रहे थे। उन्होंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, नेविल, यह तो हैरी पॉटर है। मैं जानता था, स्टैन ने खुशी से चिल्लाकर कहा। अर्न, अर्न, जरा सोचो तो सही, नेविल कौन है? अर्न, वह हैरी पॉटर है, मुझे उसका निशान भी दिख रहा है। हाँ, फज ने थोड़े रूखे अंदाज में कहा, मुझे खुशी है कि नाइट बस ने हैरी को बिठा लिया। बहरहाल हाल फिलहाल मुझे उसे रिश्ती कढ़ाई में ले जाना है। फज ने हैरी के कंधे पर दबाव बढ़ा दिया और उसे बियर बार के भीतर ले जाने लगा। बार के पीछे से एक झुकी आकृति लालटेन हाथ में लेकर बाहर आई। यह आकृति बियर बार के मालिक टॉम की थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और मुंह में दांत नहीं थे। टॉम ने कहा, आपको वो मिल गया मंत्री महोदय, क्या आपको कुछ चाहिए? बियर, ब्रांडी? शायद चाय, फज ने कहा, जिन्होंने अभी हैरी को पकड़े रखा था। उन्हें अपने पीछे किसी चीज के घसीटने और पटकने की तेज आवाज आई। स्टैन और अर्नी भी बियर बार में आ गए थे। वे हैरी का संदूक और हेडविग का पिंजरा उठाकर लाए थे तथा रोमांचित होकर चारों तरफ देख रहे थे। स्टैन ने हंसते हुए हैरी से पूछा, तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया कि तुम कौन हो नेविल? अर्नी की उल्लू जैसी आंखें स्टैन के कंधे के ऊपर से दिलचस्पी से देख रही थी। और एक प्राइवेट पार्लर भी, टॉम, फज ने चिढ़कर कहा। जब टॉम ने फज को बार से दूर वाले गलियारे की तरफ आने का इशारा किया तो हैरी ने स्टैन और अर्न से दुखी स्वर में कहा, बाय बाय। बाय बाय नेविल, स्टैन बोला। फज हैरी के साथ टॉम की लालटेन के पीछे चलते गए। वे संकरे गलियारे से होते हुए एक छोटे पार्लर में पहुंच गए। टॉम ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई, जिससे तत्काल अंगीठी में आग जल गई। इसके बाद टॉम ने सलाम करते हुए सिर झुकाया और बाहर चला गया। फज ने आग के पास वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ हैरी। हैरी बैठ गया। आग की गर्मी के बावजूद उसे महसूस हुआ जैसे उसकी बाहें अकड़ गई थीं। फज ने अपने धारीदार चोगे को उतारकर एक तरफ रख दिया। इसके बाद वे अपने हरे सूट के पैंट को ऊपर खिसकाते हुए हैरी के सामने बैठ गए। मैं जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज हूँ, हैरी। हैरी ये बात पहले से जानता था। उसने फज को एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस समय वो अपने पिता का अदृश्य चोगा पहने था, इसलिए फज को पता नहीं चल पाया था। सराय का मालिक टॉम दोबारा नजर आया। उसने अपनी नाइट शर्ट के ऊपर एक एप्रन पहन रखा था और उसके हाथ में चाय की ट्रे तथा ब्रेड स्लाइस थे। उसने फज और हैरी के बीच की टेबल पर ट्रे रख दी। फिर पार्लर से बाहर जाते समय उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो हैरी, फज ने कप में चाय डालते हुए कहा, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि तुमने हम सबको बहुत परेशानी में डाल दिया था।
इस तरह अपने अंकल आंटी के घर से भागना बहुत गैर जिम्मेदाराना काम था। मैं तो यह सोचने लगा था, लेकिन तुम सुरक्षित हो और यही सबसे बड़ी बात है। फज ने अपनी ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाया और हैरी की तरफ प्लेट बढ़ा दी। खाओ हैरी, तुम कमजोर दिख रहे हो। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि हम मिस मार्जरी डसली के फूलने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से निपट चुके हैं। हमने जादू दुर्घटना बचाव विभाग के 2 आदमी कुछ घंटे पहले ही प्रिवेट ड्राइव भेजे। उन्होंने मिस डसली की सारी हवा निकाल दी और उनकी याददाश्त भी सुधार दी। अब इस घटना के बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इस तरह बात खत्म हुई और हैरी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फज अपनी चाय के कप के ऊपर से हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अंकल अपने प्रिय भतीजे को देख रहा हो। हैरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए उसने मुंह बंद कर लिया। और अगर तुम अपने अंकल आंटी की प्रतिक्रिया के बारे में चिंता कर रहे हो, फज ने कहा, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि वे बहुत नाराज थे, लेकिन अगली गर्मी की छुट्टियों में वे तुम्हें अपने घर पर रखने के लिए तैयार है, बशर्ते तुम क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियों में हॉगवर्ट्स में ही रहो। हैरी ने अपने बंद मुंह को खोलते हुए कहा, मैं क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियों में हमेशा हॉगवर्ट्स में ही रहता हूँ और मैं कभी प्रिवेट ड्राइव वापस नहीं जाना चाहता। अरे अरे, मुझे विश्वास है जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तुम्हारे विचार अलग होंगे। फज चिंतित आवाज में बोले, आखिर तुम सब एक ही परिवार के हो। मुझे विश्वास है कि तुम सब दिल की गहराई में एक दूसरे से प्रेम करते हो। हैरी ने फज की गलत राय को सुधारने की कोशिश नहीं की। वह अब भी यह सुनने का इंतजार कर रहा था कि उसके साथ क्या होगा। फज ने एक और ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाते हुए कहा, तो अब यही निर्णय लेना है कि तुम अपनी छुट्टियों के आखिरी 2 सप्ताह कहाँ गुजारोगे। मेरा सुझाव तो यह है कि तुम रिश्ती कढ़ाई में एक कमरा ले लो। और हैरी के अचानक मुंह से निकल पड़ा, जरा ठहरिए, मेरी सजा का क्या हुआ? फज ने पलकें झपकाई। सजा? मैंने कानून तोड़ा है, हैरी बोला। मैंने नाबालिग जादूगरों के नियमों को तोड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे, हम तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए सजा कैसे दे सकते हैं? फज ने जोर से कहा। वो बेचैनी से अपनी ब्रेड स्लाइस को हिलाने लगे। यह तो एक दुर्घटना थी। अपनी आंटियों को फुलाने के जुर्म में मंत्रालय किसी को अज़गबा नहीं भेजता है। लेकिन यह बात हैरी को हजम नहीं हुई। जादू मंत्रालय के साथ उसके पुराने अनुभव तो बिल्कुल ही अलग किस्म के थे। हैरी ने तोड़ियां चढ़ाकर कहा, पिछले साल एक घरेलू जिन ने मेरे अंकल के घर में एक पुडिंग गिरा दी थी। मुझे इतनी सी बात के लिए जादू मंत्रालय ने चेतावनी दे दी थी, जबकि अपराध मैंने किया भी नहीं था। चेतावनी में जादू मंत्रालय ने यह लिखा था कि अगर अब उस घर में कोई जादू हुआ तो मुझे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। अगर हैरी की आंखें उसे धोखा नहीं दे रही थी तो फज अचानक परेशान दिखने लगे थे। परिस्थितियां बदलती हैं हैरी, हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वर्तमान माहौल में। वैसे निश्चित रूप से तुम यह तो नहीं चाहोगे कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए? बिल्कुल नहीं, हैरी बोला। तो फिर इतना परेशान क्यों हो? वजह से। अब हैरी, एक ब्रेड स्लाइस खाओ, तब तक मैं बाहर जाकर पता लगाता हूँ कि क्या टॉम तुम्हारे लिए किसी कमरे का इंतजाम कर सकता है। फज पार्लर से बाहर निकले और हैरी दरवाजे को घूरता रहा। कोई बहुत अजीब चीज हो रही थी। अगर फज उसके अपराध की सजा नहीं देना चाहते थे तो फिर रिश्ती कढ़ाई में उसका इंतजार क्यों कर रहे थे? और फिर हैरी के मन में यह विचार भी आया कि निश्चित रूप से नाबालिग जादूगरी जैसे छोटे मामले में जादू मंत्री दखल क्यों देंगे। फज जब लौटे तो बियर बार का मालिक टॉम भी उनके साथ था। फज ने कहा, कमरा नंबर 11 खाली है हैरी, मुझे लगता है कि तुम बहुत आराम से रहोगे। बस एक और बात, मुझे यकीन है तुम समझ जाओगे, मैं नहीं चाहता कि तुम लंदन में मखलूओं के बीच भटको, ठीक है? छुमंतर गली में ही रहना और हर रात को अंधेरा होने से पहले रिश्ती कढ़ाई में लौट आना। मुझे यकीन है कि तुम खुशी खुशी ऐसा करोगे। वैसे मैंने टॉम से भी तुम पर नजर रखने को कहा है। ठीक है, हैरी ने धीमे से कहा, लेकिन क्यों? तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहते हैं, है ना? फज ने जोर से हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बेहतर यही होगा कि हमें तुम्हारा पता ठिकाना मालूम रहे। मेरा मतलब है। फज ने जोर से खंखार कर अपना गला साफ किया और अपना धारीदार चोगा उठाया। मैं चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है। हैरी ने पूछा, क्या आपको ब्लैक को पकड़ने में कोई सफलता मिली है? फज की उंगलियां उनके चोगे की सफेद डोरी से फिसल गई। क्या कहा? अच्छा, तो तुमने सुन लिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन यह सिर्फ समय की बात है। अज़्क़बान के पहरेदार अब तक कभी नाकामयाब नहीं हुए हैं और मैंने इसके पहले उन्हें कभी इतने गुस्से में भी नहीं देखा है। फज को थोड़ी कपकपी छूट गई। तो अब मैं चलता हूँ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हैरी से हाथ मिलाया। तभी हैरी के मन में अचानक एक विचार आया। मंत्री महोदय, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, फज मुस्कुराते हुए बोले। हॉगवर्ट्स के 3rd ईयर के विद्यार्थियों को हॉग्समीड में घूमने की छूट मिलती है, लेकिन मेरे अंकल आंटी मेरे अनुमति पत्र पर साइन नहीं किए हैं। क्या आप उस पर साइन कर सकते हैं? फज परेशान दिखने लगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत अफसोस है हैरी, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा पालक या अभिभावक नहीं हूँ। लेकिन आप जादू मंत्री हैं, हैरी ने उत्साह से कहा। अगर आप अनुमति दे दें। नहीं, मुझे अफसोस है हैरी, नियम आखिर नियम होते हैं। फज ने सीधे से कहा, हॉग्समीड में तुम अगले साल घूम सकते हो। दरअसल मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम वहां न जाओ। हाँ, अच्छा, तो मैं चलता हूँ। यहाँ मजे से रहो हैरी। आखिरी बार मुस्कुराने और हैरी से हाथ मिलाने के बाद फज कमरे से बाहर चले गए।
टॉम अब आगे आया और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया। मिस्टर पॉटर, मेरे पीछे आइए, उसने कहा। मैंने पहले ही आपका सारा सामान आपके कमरे में पहुंचा दिया है। हैरी टॉम के पीछे पीछे लकड़ी की सुंदर सीढ़ियां चढ़कर एक दरवाजे तक पहुंचा जिस पर पीतल वाला 11 अंक लिखा था। टॉम ने ताला खोलकर दरवाजा खोल दिया। अंदर एक बहुत ही आरामदेह बिस्तर था, बलूत की लकड़ी का सुंदर फर्नीचर था, बेहतरीन आग जल रही थी और अलमारी के ऊपर बैठी थी हेडविग, हैरी चिल्लाया। सफेद उल्लू ने चोंच खोलकर आवाज निकाली और तत्काल उड़कर हैरी की बाह पर बैठ गई। आपकी उल्लू बहुत समझदार है, टॉम बोला। आपके आने के 5 मिनट बाद ही यहाँ आ गई थी। मिस्टर पॉटर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। वो एक बार फिर सलाम करके वहां से चला गया। हैरी काफी देर तक अपने बिस्तर पर बैठा रहा और हेडविग को थपथपाता रहा। खिड़की के बाहर आसमान तेजी से रंग बदल रहा था। गहरा मखमली नीला आसमान पहले तो ठंडे स्टील की तरह धूसर हुआ, फिर वह धीरे से गुलाबी हुआ और अंत में सुनहरा हो गया। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह कुछ ही घंटे पहले प्रिवेट ड्राइव के घर को छोड़कर बाहर निकला था। उसे स्कूल से नहीं निकाला गया था और अब उसके सामने 2 पूरे सप्ताह थे जिन पर डर्सली परिवार की छाया तक नहीं पड़ेगी। उसने उबासी लेते हुए कहा, आज की रात बहुत अजीब थी हेडविग। फिर अपने चश्मे को उतारे बिना उसने अपना सिर तकिए पर टिका दिया और सो गया।